हेलो स्टूडेंट्स, डीजी क्लासेज में आज के वीडियो में विभिन्न विद्युत परिपथों को हल करने के ट्रिक्स, संधारित्रों से बने विद्युत परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करने के तरीके आज हम सीखेंगे। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, जटिल परिपथ होते हैं, उनकी तुल्य धारिता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उनके कैपेसिटर उनमें लगे होते हैं, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना होता है। स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वो सारी चीजों को आज हम क्लियर कर पाएंगे। आज आपके डाउट सारे क्लियर होंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। संधारित्रों से बने परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करने के तरीके हम बता रहे हैं। उसमें मेथड फर्स्ट यहाँ पे हम देख लें। सबसे पहला जो मेथड है, उन बिंदुओं का निर्धारण करना जिनके बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होगा उनके दो बिंदु जहां पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, उनका निर्धारण कर लेना। वो बिंदु ए और बी हो सकते हैं, वो बिंदु हमारे पी और क्यू हो सकते हैं। तो उनका निर्धारण कर लेना है। अगर नहीं दिया तो उनको हम मान के चलेंगे, ये दो बिंदु पी और क्यू जिनके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो सबसे पहले हमें उन दो बिंदुओं का निर्धारण कर लेना जिनके बीच की हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये इतना काम हमारा मेथड फर्स्ट में हो जाएगा। मेथड सेकंड हम देखें, उन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़े, दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़े। कल्पना से माने इमेजिन कर लेंगे कि हमने जो है एक बैटरी ली जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को बिंदु ए से, नेगेटिव टर्मिनल को बिंदु बी से, इसी प्रकार से पी या क्यू से हमने जोड़ दिया। तो एक हमने कल्पना कर ली, इमेजिन कर लिया कि हमने एक बैटरी ली है 10 वोल्ट या 100 वोल्ट की ले ली और उसको हमने जो है बिंदु ए और बी से जोड़ा और उसमें आवेश प्लस क्यू आवेश इस तरीके से और जो है माइनस क्यू आवेश दूसरे सिरे पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम एक बैटरी की कल्पना करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है मेथड सेकंड में। मेथड थर्ड में हम क्या करेंगे, उस बिंदु से परिपथ को हल करें जो उस दिए गए बिंदु से अधिकतम दूरी पर हो। तो जो सबसे अधिक दूरी पर बिंदु होगा वहां पर जो कैपेसिटर लगा होगा वहां से हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक पहुंचेंगे ए और बी तक, और तब हम उस परिपथ को हल करेंगे। जो अंतिम दूरी पर तो सबसे दूर हमारा संधारित्र लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, वहां से हम इसको हल करना शुरू करेंगे और तब अंत में हम बिंदु ए और बी या पी और क्यू के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये 3 मेथड है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसमें हमारे पास इन मेथड्स को ध्यान रखने के साथ साथ हम जो पहला पॉइंट इसमें आएगा, पहले तरीके के जो सर्किट होंगे उनको हम देख लें। परिपथ जिनमें अतिरिक्त तार जुड़े हों, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट इस प्रकार से होंगे हमारे पास दिए हुए होंगे जिनमें कुछ ब्रांचेज में कैपेसिटर लगे होंगे, लेकिन कुछ ब्रांचेज ऐसे होंगे जिनमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा होगा। वहां पर हमें उस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस प्रकार से सॉल्व करना है तो उसको आप सीखेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ ब्रांचेज ऐसे होंगे जिसपे बगैर कैपेसिटर के होंगे, जिसपे तार जुड़ी होगी, और उन तार वाले सर्किट को तब हम किस प्रकार से हल करेंगे तो उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस प्रकार का डायग्राम आपको परीक्षा में दिया होगा जिसमें आप देख रहे होंगे 3 कैपेसिटर लगे हैं, सी धारिता जिसकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम है, यहाँ पे बिंदु ए और बी है जिनके बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बिंदु ए और बी के बीच में 2 अतिरिक्त तार जुड़े हुए हैं, ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, और बीच में जो ब्रांच है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है सी, और दूसरी तरफ 2 कैपेसिटर ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तब बी पॉइंट है जिनके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के। लेकिन यहाँ पर 2 तार ऐसे हैं जो अतिरिक्त जुड़े हैं जिनकी ब्रांचेस में क्या है, कैपेसिटर नहीं जुड़ा है। तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में सबसे पहले आप देखेंगे बिंदु ए है। बिंदु ए से लेकर जो आप देख रहे होंगे इस वाली ब्रांच में, जो ऊपर की तरफ जो ब्रांच है उसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एक बिंदु जिस पर कोई भी तार में जिसमें कोई भी संधारित्र न लगा हो, उस पे जो है प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो इस बिंदु को हम ए को यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को हम मान सकते हैं, ये बिंदु क्योंकि विभव समान है। उसी प्रकार से हमारे पास देखेंगे तो यहाँ से इस वाली ऊपर वाली शाखा में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक ए होगा, तो यहाँ पर भी हम ए मान लेंगे। उसी प्रकार से नीचे की तरफ भी देखेंगे तो नीचे वाली शाखा में भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर भी विभव समान होगा प्रत्येक बिंदु पर। तो वहां पर भी हमारे पास जो ये हो जाए, ये जो है बिंदु ए। तो इस प्रकार से हमारे पास देखेंगे तो ये जो ए बिंदु है यहाँ से यहाँ तक विभव समान है, ऊपर भी एक बिंदु तक विभव समान है। तो ये ए और ए, नीचे 2 बिंदुओं के बीच एक कैपेसिटर जो है, दोनों बिंदु समान है ए और ए, उनके बीच में सी धारिता का कैपेसिटर लगा है। और तब हम उसको जो है इस प्रकार से कैपेसिटर को हम समझेंगे किस प्रकार से हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बी
ए बी को भी देख लें इसी प्रकार से। जो बी वाला पॉइंट है ऊपर वाली शाखा में भी कोई संधारित्र नहीं लगा तो सीधे सीधे ऊपर वाला बिंदु बी को हम ऊपर तक मान सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे वाली शाखा में भी जो है नीचे वाली ब्रांच में भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा तो वहां पर भी हमारे पास बी बिंदु हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो इस बी ए और बी को हमने जो है निर्धारण कर लिया कि कहाँ तक विभव समान है, तो वहां पर हम उस तरीके से उस बिंदु तक ले जा सकते हैं। तो इस वाले बिंदु को हम हटा दें यहाँ से। अब इस बिंदु को ए को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु ए और ए वाले जो बिंदु पर विभव है, इस वाले संधारित्र पर जो सी संधारित्र बीच में लगा हुआ है, इनके बिंदु पर विभव समान है। ऊपर वाले पे बी ए मान लें, नीचे वाले पे बी ए मान लें। तो जो हमारे पास विभव जब समान है तो विभवांतर जो है शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर जब शून्य हो जाएगा तो जब इसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं है तो उस कैपेसिटर से होकर कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो उसमें कोई भी आवेश का संचय नहीं होगा इस वाले संधारित्र में। तो उस वाली शाखा को हटा देंगे हम। तो इस प्रकार का ये जो है हमारे जब हमने इसमें देखा कि ये जो ए और ए पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर लगा है तो ये हट जाता है। इसको जब हम हटा दें क्योंकि इसमें कोई आवेश संचय नहीं हो रहा है, तो इसको जब हमने हटा दिया यहाँ पर से तो अब हमारे लिए जो है ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे होंगे बड़ा आसान हो गया इसको हमें हल करना। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब हमें निकालना हो, जिनके बीच अब देख रहे होंगे आप सी कैपेसिटर एक ऊपर लगा हुआ है, सी कैपेसिटर नीचे लगा हुआ है, सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नीचे लगा हुआ है। तो दोनों के दोनों अब हम देख लें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये अतिरिक्त तार की वजह से जो बीच में जो कैपेसिटर लगा था उसमें कोई भी विभवांतर स्थापित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें आवेश का संचय नहीं होगा। तो उस वाले कैपेसिटर को हम हटा देंगे, तब हमारे पास ये दो कैपेसिटर बचेंगे जिनकी धारिताएं सी है। तो दोनों के दोनों आप देखेंगे कि जो है ये अब हमारे पास ए और बी के बीच में कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। यहाँ पर आवेश दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है एक में Q1 आवेश जाएगा, दूसरे में Q2 आवेश जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है अब हम आसान से तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो है हमारे जो है किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच की धारिता हम निकाल लें तो C बराबर होता है C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ लें C प्लस C तो 2C। तो यहाँ पर हमारे पास इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा ए और बी के बीच का वो 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो अतिरिक्त तार जोड़े तो उसको C का। इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, दूसरे प्रकार का जो सर्किट आपके पास दिया होगा। यहाँ पर आप ये सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में अब हमारे पास 3 संधारित्र की जगह 4 संधारित्र लगे हुए हैं, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक जो ऊपर वाली शाखा खाली थी उसमें भी अब एक कैपेसिटर लगा है, लेकिन अब भी नीचे वाली शाखा खाली है, उसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो किस प्रकार से अब हम इस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वहां पर आपको सी की जगह अलग वैल्यू दी जा सकती है, तो वहां पर हम उसकी वैल्यू रख लेंगे, C1 C2 C3 कुछ भी दी जा सकती है। तो वहां पर तब हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इस तरीके का जो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु ए है, ए का जो है हम इसको जो है देखेंगे तो ऊपर वाली शाखा में बिंदु ए पर कोई संधारित्र नहीं है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाने में। तो ये बिंदु ए से यहाँ तक ये बिंदु ए माना जाएगा, नीचे भी जो है विभव समान होगा तो इस बिंदु को भी हम ए मान लेंगे। तो यहाँ से तक ये बिंदु है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे वाली शाखा में कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है बिंदु ए यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु ए ही होगा। तो यहाँ पर ये विभव प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो यहाँ से इस बिंदु को हम ये जो ए बिंदु है यहाँ पर हम ऊपर ए बिंदु यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, नीचे देख रहे होंगे आप यहाँ तक ये बिंदु हमने मान लिया। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु हो जाएगा ये ए बिंदु ए जो है यहाँ तक होगा। उसी प्रकार से हम बी को देख लें, यहाँ से ऊपर की तरफ बी है, उधर ऐसे ही नीचे की तरफ भी बी है। यहाँ पर प्रत्येक जहां पर हमारे पास संधारित्र नहीं लगा हुआ जिस वाली ब्रांच में, वहां पर हमारा विभव समान होता है। उसके बाद हम देख लें पॉइंट ए, यहाँ पर भी आप पॉइंट ए, यहाँ पर भी पॉइंट ए। तो यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को हटा दें और इस बिंदु को यहाँ पर हम ए मान लें, क्योंकि जहाँ पर हमारे वहां से यहाँ तक पूरा एक ही बिंदु है। वहां पर हम चाहे यहाँ पर लें चाहे यहाँ पर लें, हमने इस बिंदु को ए ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जब ये बिंदु यहाँ पर लिया है जहाँ पर विभव समान आ रहा है, वहां पर से हम बैटरी को जो है हम कल जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का, उनके बीच हमें बैटरी की कल्पना कर लें। जैसे हमने बताया था कि हमने एक बैटरी जोड़ी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे हमने इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज हमारे जो है बिंदु ए पर पहुंचेंगे। ए पर जैसे ही देख रहे हैं आप, जैसे बिंदु ए पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर से इनकी 3 ब्रांचेज हैं, 3 शाखाएं जहाँ से डिवाइड हो जाएंगे। पहले संधारित्र में जो है अलग आवेश चला जाएगा, दूसरे में अलग जा रहा है ऊपर की तरफ, तीसरे की तरफ नीचे अलग जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारे पास जो ये सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और सी कैपेसिटर वाला है, इधर भी ऊपर सी कैपेसिटर है, आप देख रहे होंगे इन दोनों में आवेश अलग अलग जा रहा है। तो ये हमारे दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिन्हें आवेश अलग अलग जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों के दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो यहाँ पर हम C और C को जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में ले लें, तब हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C और C का तुल्य धारिता देंगे। तो C और C का क्या हो जाएगा समांतर क्रम में संयोजन में C बराबर C1 प्लस C2 होता है। दोनों को जोड़ लें, C प्लस C, C1 की जगह भी C है, C2 की जगह भी C है, C प्लस C हमारा 2C हो जाएगा। तो ये समांतर क्रम संयोजन में इन दोनों कैपेसिटर के स्थान पर अब हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C ले लेंगे, जिनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C आया तो इन दोनों की जगह 2C ले लेंगे। अब हम इसका जो डायग्राम देख रहे हैं, दूसरा डायग्राम आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर अब A और B बिंदु के बीच हमें लास्ट में A और B हमने बोला सबसे दूर से हम शुरू कर रहे हैं, सबसे दूर हमारा C कैपेसिटर था ऊपर वाले, उसको हम जो है हल करते हुए चले। अब हमारे पास देखेंगे दो बिंदु A और B के बीच में अब दो ही कैपेसिटर हो गए, तीन कैपेसिटर हैं जिनकी धारिता अब आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की जगह 2C आ गया था, तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा C है। तो यहाँ पर आप 2C और C अब हमारे पास देख रहे हैं दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, दोनों पे चार्ज सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों के दोनों अब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे। तो 2C और C अब हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो तब हम उसकी जो तुल्य धारिता देख लें, 2C और C श्रेणी क्रम में, तब जो तुल्य धारिता हमारे पास आ जाएगी 1/C' हम ले लें, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हम फार्मूला लगाते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1/C' बराबर 1/2C प्लस 1/C। इनका जो है एलसीएम ले लें, 2C/C का जो हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में देखेंगे 2C आ जाएगा। 2C को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, प्लस C को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2C हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 1 प्लस 2/2C यानी 3/2C। तो C' बराबर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, C' बराबर हमारे पास आ जाएगा 2C/3। तो ये हमारा उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल गया 2C/3। तो अब हमारे पास इन दोनों की जगह अब हमारे पास जो है 2C/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया हमारे पास इन दोनों बिंदुओं का। अब हम जो है 2C/C, अब इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे 2C/C A पर जो है ऊपर वाली शाखा में, नीचे वाली शाखा पे आप देख रहे होंगे C कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ। तो अब हम दोनों को देख लें, तो A और B के बीच अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में, तो अब हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लें तो हमारे पास जो है हम कहेंगे 2C/3 और जो है C दोनों जो है समांतर क्रम संयोजन में। तब हम A और B के बीच की तुल्य धारिता हम देख लें, तो यहाँ पर C बराबर आ जाएगा 2C/3 प्लस C, उसका दूसरे वाले का C है। तो यहाँ पे हमारे पास 2C/3 था, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दूसरे का C है। तो वहां पे दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 2C/3 प्लस C, 3 को जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3C प्लस 2C कितना हो जाएगा 5C/3। तो इस प्रकार से जो इन दो बिंदुओं के बीच का इक्विवेलेंट हमारा निकला 5C/3। यहाँ पर हमारे पास जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो इस प्रकार के डायग्राम को, जहाँ पर हमारे पास इस प्रकार के जो कैपेसिटर लगे होंगे जिनमें अतिरिक्त तार जुड़ा हुआ, वहाँ पे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा, किस प्रकार से हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपने सीखा। अब इसमें हम एक सवाल प्रश्न देख लें। मेथड नंबर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखें, नीचे दिए चित्र में बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सेम एग्जांपल 2 की तरह ही है। यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4 कैपेसिटर यहाँ पे C1 C2 C3 C4 कैपेसिटेंस के हैं, जिनकी C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड और C4 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पे दी हुई है। C1 C2 C3 4 4 कैपेसिटर यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन एक शाखा में आप नीचे ब्रांचेस में देख रहे हैं वहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो इसमें अतिरिक्त तार जुड़ा हुआ, वही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो वहाँ पर हम देख लें इस प्रकार के जो सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, इस डायग्राम को हमें किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर हम देखें, इसी को हम आगे ले जाएं इस चित्र में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिंदु A जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक बहुत समान है, तो इसको हम इस प्रकार से बिंदु A तक दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी हम बिंदु A, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में दिखाया था, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो नीचे वाली ब्रांच में इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को हम जो है यहाँ पर से बिंदु A को यहाँ से यहाँ तक बिंदु A मान सकते हैं। पूरा जो है बिंदु हमारे पास ऊपर वाला बिंदु D दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे B वाली शाखा को हम नीचे से ऊपर तक यहाँ तक बिंदु B ले लेंगे। इसी प्रकार से नीचे से जो है नीचे की ओर भी बिंदु B आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु A आप नीचे देख रहे हैं, नीचे वाली शाखा में विभव समान है, कहाँ से A
और जो डी बिंदु पर विभव होगा नीचे ए बिंदु तक, यहाँ तक विभव समान है नीचे की तरफ, तो उसको हम बिंदु ए मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम यहाँ से हटा के जो है यहाँ पर हम इसको जो है बिंदु ए ले लें और तब हम उसको जो है क्या करें, कल्पना करें बैटरी से। जैसे हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक बैटरी इमेजिन करनी है 10 वोल्ट 100 वोल्ट कोई भी हो सकती है। उसको हमने जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जो है बिंदु ए से जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बिंदु बी से जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है ए बिंदु पर आने लग जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बी पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पॉजिटिव चार्ज ए पर आ रहे हैं, यहाँ पर ए से जो है 3, यहाँ पर से जो है 3 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक देख रहे हैं नीचे एक ऊपर है, एक दाएं बाएं तरफ है। तो उन दोनों को आप जो अभी यहाँ पर देखेंगे आगे जो है 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, प्लस प्लस जो है तीनों में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे C1 और C3 में हमारे पास जो चार्ज है ये दोनों अलग अलग है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। और ए और डी के बीच हम जो है पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें। तो ए बिंदु और डी के बीच देखेंगे दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C1 और C3 का हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकाल लें। C डैश अगर हम इसको मान लें तो C डैश बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है, लेकिन यहाँ पे C3 है तो उन दोनों को जोड़ लेंगे C1 प्लस C3। तो C1 प्लस C3 की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 1 2 माइक्रो फेरेड। तो 2 माइक्रो फेरेड यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो 2 माइक्रो फेरेड हमारे पास आया है इन दोनों जो C1 और C3 का जो ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच हम देख लें तो ये हमारे पास आ गया 2 माइक्रो फेरेड। इसी प्रकार से अब हम जो है इसका जो डायग्राम देखें, इसका जो हम इन दोनों की जगह हम इसको हटा के एक नया डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में अब हमारे पास जो है 2C हमारे पास जो है हमारे पास C डैश की वैल्यू जो है 2C माइक्रो फेरेड है और C3 यहाँ पे सॉरी C2 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो C डैश और C2 अब आप देखेंगे इस डायग्राम में कि दोनों के दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों के दोनों। बड़े आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, दोनों में आवेश समान है, एक ही डायरेक्शन में जो है आवेश दोनों में समान जा रहा है, एक ही आवेश जा रहा है C डैश में और C2 में, तो दोनों में एक ही आवेश है। तो दोनों को हम क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारे पास आएगा कि C डैश व C2 श्रेणी क्रम संयोजन में, तब इनकी तुल्य धारिता हम देख लें तो 1/C डबल डैश ले लेते हैं। तो 1/C डबल डैश इसको हम ले लें तो 1/C डबल डैश बराबर आ जाएगा 1/C डैश प्लस 1/C2। तो 1/C डैश की वैल्यू हमारे पास 1/2 हमने निकाला था, ये हमारे पास 1/2C डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 प्लस 1/C2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1/1 ले लें। तो 1/1 कर लें तो इसको जो है 1/2 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों को एलसीएम लेके 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3/2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो C डबल डैश वैल्यू की जो हमारे पास आ जाएगी 2/3 माइक्रो फेरेड में, तो इसकी वैल्यू भी माइक्रो फेरेड में आएगी। तो C डबल डैश की वैल्यू आ गई 2/3 माइक्रो फेरेड। तो इस प्रकार से हमने जो है C डबल डैश निकाल लिया। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इन दोनों की जगह हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 2/3 माइक्रो फेरेड आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बिंदु A और B के बीच जो हम इसका नेक्स्ट डायग्राम देख लें, इन दोनों की जगह 2/3 माइक्रो फेरेड का हमने लगा दिया। नीचे अब हमारे पास C4 कैपेसिटर बचा हुआ है, तो हम अंतिम उस बिंदु तक पहुंच रहे हैं। हमने कहा था कि उस बिंदु से जो है हमें क्या करना, हल करना है, और अंतिम जिनके बिंदुओं के बीच हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें जो है सबसे दूर वाले बिंदु से हमने जो है उसको हल करते शुरू किए। अब हम बिंदु A और B के बीच पहुंच चुके हैं। लास्ट में हमारे पास 2/3 माइक्रो फेरेड और C4 आप देख रहे हैं दोनों के दोनों समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोनों के दोनों। अब हम उन दोनों का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे हम निकालें। यहाँ पे जो समांतर क्रम है A और B के बीच की जो तुल्य धारिता आप देखेंगे, बिंदु A और B के बीच की जो तुल्य धारिता आ जाएगी C बराबर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा C डबल डैश प्लस C4। C डैश की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास C डैश की वैल्यू 2/3 माइक्रो फेरेड है प्लस 2 माइक्रो फेरेड। C4 की वैल्यू 2 माइक्रो फेरेड है। तो 2/1 कर लें, यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 हम ये करते हैं तो 8। तो यहाँ पे हमारे पास देखोगे 8/3 माइक्रो फेरेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C बराबर आ जाएगा 8/3 माइक्रो फेरेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो C की वैल्यू है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार का जो डायग्राम हमारे पास सर्किट डायग्राम इस तरीके जिसमें 4 कैपेसिटर होंगे और एक अतिरिक्त तार दिया हुआ है जिसमें कोई भी जो है कैपेसिटर नहीं लगा, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे। बड़े आसान तरीके से आपने इसको सीखा कि किस तरीके से हम उसको जो है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी में हम जो है तीसरा इसका जो है यहाँ पर इसी प्रकार से एक तीसरा डायग्राम यहाँ पे आप देख लें
एग्जाम्पल थर्ड यहाँ पे आप देख लें, इस प्रकार के भी आपके सर्किट डायग्राम आपके पेपर्स में दिए जा सकते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिए जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख होंगे 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, सी धारिता के तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। नीचे वाली शाखा में आप देख रहे होंगे ए से लेके पी से लेके बी वाली शाखा में ब्रांचेज में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे आप ए बिंदु, यहाँ पर हमारे पास जो है ए को हम जो है क्या देखेंगे पी तक दिखा रहे हैं, तो बिंदु ए पर विभव समान हो जाएगा यहाँ पी बिंदु तक। तो बिंदु ए का विभव क्योंकि इस पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो ए से लेकर पी बिंदु, तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार जो है पी बिंदु पर जो है विभव ए का जो है विभव समान हो जाएगा। इसी प्रकार से बी से देखेंगे तो बी भी जो है यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, इसको भी हम बी बिंदु मान सकते हैं। तो इस प्रकार इस वाले सर्किट में आप देखेंगे कि जो है बिंदु ए पी व बी एक विद्युत परिपथ में एक ही बिंदु मान सकते हैं, एक ही जगह पे है, अर्थात परिपथ इसको हम कहते हैं लघुपतित है। तो ये लघुपतित शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इस प्रकार का डायग्राम आप जब देखेंगे नीचे ए से जाने वाला जो हमारे पास ए से जब आवेश आएगा तो ये जो है पी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, बी की तरफ चला जाएगा। उसको जो है इसको शॉर्ट सर्किट हम कहेंगे, लघुपतित कहेंगे। तो इसमें जो है जो ऊपर वाले कैपेसिटर लगे हुए हैं वहां पर जो है कोई भी आवेश नहीं जाएगा। तब हम इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लें, संधारित्र जो C बराबर आ जाएगा, इसकी संपूर्ण धारिता C बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक तीनों संधारित्र ने कोई भी आवेश का संचय नहीं किया, कोई भी आवेश उसके अंदर नहीं गया। तो इसका मतलब जो है संधारिता क्या हो जाएगी, C, Q का मान 0 है तो C बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास हमें देखना है कि जिन बिंदुओं का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिन बिंदुओं के बीच में कोई भी संधारित्र नहीं लगा हुआ है, कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, लघुपतित कहलाएगा। और उसमें से उसी मार्ग से आवेश, संपूर्ण आवेश चला जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। तो तब हमारे पास उन संधारित्रों से कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तब हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0 लेंगे, क्योंकि आवेश का संचय हुआ ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। नीचे दिए गए चित्र में घन की प्रत्येक भुजा में C धारिता का संधारित्र लगा हुआ है, बिंदुओं P और R के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सर्किट अब आप लोगों के सामने आ रहा है, और उस पर ये जो है अभी तक हम जो 2D सर्किट डायग्राम देख रहे थे, अब ये 3D में आ गया है। जो घन है जिनकी 3 भुजाएं, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH होती है, तो वो हमारी 3 डायमेंशन हो गई। तो 3D वाली आकृतियों को हम जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया है, इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। घन जो हम क्यूब दिया है, क्यूबिकल स्केलेटन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक जो एजेज है उसकी एजेज में हमारे पास हम देखेंगे ये इनको हमने जो है ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। P से हमें जो है R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो P यहाँ पर आप देख रहे हैं MN, ऊपर की तरफ ये MNOP हो गया, QRST हो गया। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं प्रत्येक ब्रांचेज में, प्रत्येक एजेज में जो हमारे 12 कैपेसिटर देख रहे हैं आप, जो है P से लेके जो है R तक जो हमारे पास हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, P और R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पे थोड़ा पहचान करना आपको कठिन होगा कि कौन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं किस प्रकार से हमें इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम जो है जैसे हम बता रहे थे, आप देख रहे हैं P से हमारे पास हम यहाँ पर जो है इसको बैटरी से हम इमेजिन करेंगे। बैटरी से हमने जैसे ही जोड़ा तो 100 वोल्ट की बैटरी से जैसे अगर हमने इसको जोड़ा या 10 वोल्ट की बैटरी से अगर हमने जोड़ा, कोई भी हम इसको मान सकते हैं। तो हमने जैसी बैटरी से जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने P से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को हमने Q से जोड़ दिया। तो यहाँ पर आवेश का संचय जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है P से अंदर की ओर जाएंगे और Q से बाहर की ओर जो है Q से हमारे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ये हमें पता है, इस तरीके का जो हम पैरेलल सर्किट डायग्राम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें जैसे बिंदु P से Q आवेश यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर आप देख होंगे P से N की ओर, P से O की ओर, P से M की ओर और P से T की ओर, 3 ब्रांचेज यहाँ से आप देख रहे होंगे। P से O की ओर, P से M की ओर और P से T की ओर जो है 3 ब्रांचेज है यहाँ पे आगे जाके जो है, जिनमें कैपेसिटर C लगे हुए, तीनों की सबकी धारिताएं C है, सबका कैपेसिटेंस C इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है 3 अलग अलग भागों में बढ़ गया ये आवेश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अंदर प्रवेश कर रहा है चार्ज, इसको हम 6
6Q ले लेते हैं, या हम मान लेंगे कि 6Q क्यों लिया, आप सोचेंगे 6Q क्यों लिया आप सर ने, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझेंगे आगे। 6Q चार्ज हमने क्यों लिया, 6Q चार्ज यहाँ पर से देखेंगे आप, जब 3 शाखाओं में अलग अलग डिवाइड होगा तो 2Q पहले वाले संधारित्र में चला जाएगा, 2Q दूसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा, 2Q तीसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा। आवेश तीनों में समान जो है 3 भागों में बटेगा, तो दोनों को हमने तीनों में हमने, क्योंकि कैपेसिटेंस सबका समान है C, तो सब में आवेश भी बराबर जाने वाला है, तो इसमें जो है तीनों शाखाओं में जो है तीनों ब्रांचेस में 2Q आवेश जो है डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं आप जो है। तो अब जो है यहाँ से जो है 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो हम देखेंगे इस प्रकार के डायग्राम में हमने देखा कि जो है बिंदु P से लेके जो है M तक, बिंदु P से लेके O तक, बिंदु P से लेके T तक आवेश तीनों में जो है 2Q जा रहा है, तीनों में 2Q आवेश है, संधारित्र की धारिता C है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इक्वल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो है उनके बीच जो है धारिता समान है, आवेश भी समान है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। P से लेके M तक, P से लेके T तक और P से लेके O तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में समान है, तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों हमारे वैसे भी हम जान रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उसको हम देखो इस तरीके से यहाँ पे आपने दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु P है, यहाँ से हमने जो है एक कैपेसिटर ऊपर से P से M तक का जो कैपेसिटर है वो दिखा रखा है, P से T तक का कैपेसिटर है उसको दिखा रखा है, यहाँ से P से M तक का जो कैपेसिटर है उसको हमने P से O तक का कैपेसिटर है उसका कैपेसिटर हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो है देख रहे हैं तीनों के तीनों हमने हम जो है तीनों MTO तीनों बिंदुओं को हम क्या कर लेंगे, एक ही जगह मान लेंगे, क्योंकि जो है इनके विभवांतर जो है तीनों बिंदु हमारे पास एक ही विभव पर है। तो यहाँ पर हमारे पास P से लेके M ले लो, चाहे P से लेके T ले लो, P से लेके O ले लो, विभव सबका समान है, तो यहाँ पर तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ये तीनों के तीनों हमारे जो है किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपने इस डायग्राम को समझा कि हमने जो है पहले 3 कैपेसिटर को अरेंज कर लिया, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अब हमने 6Q क्यों लिया, यहाँ पर से हम इसको समझेंगे। अब आप देखेंगे 2Q जो यहाँ पर जो ऊपर चार्ज जा रहा है M पॉइंट पर, M से देख रहे होंगे 2 ब्रांचेस जो है अलग से, M से N की ओर और M से Q की ओर 2 ब्रांचेस और यहाँ पे चली गई, तो M से N की ओर और M से Q की ओर। आप बताएंगे आप कितना चार्ज उसमें जाएगा, प्रत्येक में 2Q चार्ज ऊपर की ओर आ रहा था। अब देखेंगे आप जो है MN शाखा में जो है MN ब्रांच में Q आवेश डिवाइड हो जाएगा, और MO में भी जो है MN में जो है हम MN हमारी जो है ब्रांचेस MN में Q आवेश जो है डिवाइड हो जाएगा और Q में चला जाएगा, क्योंकि दोनों में फिर वही इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारे जो कैपेसिटर है C धारिता के लगे हुए, दोनों में धारिता समान है, तो चार्ज भी दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। Q दोनों में डिवाइड हो गया, प्लस Q दोनों में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से T पर भी देखेंगे आप, जो है हमारे पास जो T है वहां से जो है T से Q की ओर और T से हमारे पास S की ओर, T से आप देख लोगे T से Q की ओर भी जो है Q आवेश डिवाइड हो जाएगा, T से S की ओर भी जो है 2Q आवेश डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में भी कैपेसिटर C धारिता का ही लगा हुआ है, तो वहां पर भी 2Q आगे जाके जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया Q। तो यहाँ पे आप देख लोगे M से लेकर Q तक जो है, यहाँ पर आप देखेंगे जो है Q आवेश डिवाइड हुआ, M से लेके N तक भी Q आवेश डिवाइड हुआ। इसी प्रकार से T से लेके Q तक आप देख रहे हैं N यहाँ पर जो है Q आवेश डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से T से लेके S तक। अब देखें बिंदु O पर देख लें, तो बिंदु O पर O से S तक जो है एक आवेश जो है डिवाइड हो रहा है, O से S तक और O से N तक। ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ये O से N तक जो है, यहाँ पर से जो P से हमारे पास O की ओर जो है 2Q आवेश जा रहा था, P से O की ओर 2Q आवेश आप देख रहे होंगे, तो ये जो 2 भागों में डिवाइड हो गया, P से N की ओर, O से S की ओर और O से Q की ओर, O से N की ओर। तो जो है ऊपर की ओर आप देखोगे O से N की ओर और O से S की ओर 2 भागों में जो है ये आवेश Q सेम डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे फिर वही CC धारिता के लगे हुए हैं, तो दोनों में बराबर आवेश डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 6 कैपेसिटर देखे हमने, M से जो है Q की ओर, M से जो है N की ओर, यहाँ पर हमने T से S की ओर, T से जो है Q की ओर, O से जो है हमने S की ओर, O से हमने जो है N की ओर। तो ये जो 6 कैपेसिटर देख रहे हैं सबका जो है पोटेंशियल डिफरेंस फिर से पुनः क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और सबके सब जो है तीनों जब 3 जो ये 6 ब्रांचेस में कैपेसिटर लगे हुए हैं, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सब में इक्वल हो जाएगा, तब होता है जब वो किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सभी बिंदुओं पर। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा है फिर से, क्योंकि जो है धारिता समान है, सी धारिता है, आवेश सब में इक्वल जा रहा है क्यू। तो हमारे पास हमें पता है कि क्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V बराबर आता है सी बराबर क्यू अपॉन वी से हम जानते हैं, V बराबर क्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो वहां पर अब हम इस तरीके के जो देखेंगे तो सब में आवेश भी समान है, धारिता पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो अब हम जो है बिंदु M से लेकर जो है हमारे पास हमने बताया था M से जो है Q की ओर एक संधारित्र लगा हुआ है सी धारिता का, तो वो भी हमारे पास इसी प्रकार से M से जो है हमने दिखाया हमारे पास M से N की ओर एक कैपेसिटर लगा हुआ, वो भी जो है इसी में जो है समान पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो है T से S की ओर, T से आप देख रहे हैं S की ओर, T से जो है N की ओर, जो हमारे पास T से S की ओर और T से S की ओर देख रहे हैं, T से Q की ओर देख रहे हैं, तो T से Q की ओर भी हमारे पास एक पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है इसी प्रकार से O से देख लें, O से S की ओर और O से N की ओर हमारे पास जो है 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये 6 के 6 हमारे जो है किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो यहाँ पर आप M T O हमने जो 3 बिंदु दिखाए थे, ये जो है अगले जो 3 बिंदु हैं किस पे हमारे पास जो है अगले Q N S, जो हमारे पास 3 बिंदु हो गए Q N S। तो ये जो है सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनको हम जो है 6 के 6 कैपेसिटर को हम किस में मान लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस प्रकार से आपने इस डायग्राम में समझा, पहले 3 हमारे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, फिर यहाँ पे इसके बाद इस बिंदु को हमने जो है MTO पर देख लिया, उसके बाद हमने ये 3 बिंदु QNS दिखा रखे हैं। यहाँ पर ये 6 के 6 कैपेसिटर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। उसके बाद हम आगे डायग्राम में चलते हैं। आगे देखें आप इस स्केलेटन में देख रहे हैं, अब ये QQ आवेश जब आगे जो है Q शाखा पे N पर और जो है S पर जब मिलेंगे तो पुनः जो है QQ आवेश आपस में मिलकर जो है एक ब्रांचेज में जा रहे हैं, वो है Q से R की ओर। ऊपर देख रहे हैं Q से R की ओर, N से R की ओर और S से R की ओर, सबके सब R की ओर जा रहे हैं। Q से N की ओर, N से R की ओर, S से R की ओर, तो सबके सब R पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये दो QQ आवेश फिर से मिलके कितने हो जाएंगे, 2Q हो जाएंगे। फिर ये 2Q आवेश आपस में मिल गए और R बिंदु पर ये सबके सब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2Q आवेश इस कैपेसिटर में भी, 2Q इस पे भी, 2Q इस पे भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों के तीनों R बिंदु पर जो है नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ से अंदर आएगा तो यहाँ पर भी 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो हम ये भी समझ रहे हैं कि तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस पुनः तीनों के बीच समान है, Q से लेके हमारे पास R तक, N से लेके R तक और S से लेके R तक। तो तीनों को जो है हम इक्विवेलेंट का जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस समान हो जाएगा। तो वहां पर हम इस तीसरे वाले डायग्राम में देख रहे होंगे, तो तीनों के हमारे पास जो कैपेसिटर लगे हुए हमने उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। QNS जो हमारे पास थे उनको हमने तीनों को हमने R बिंदु से जोड़ दिया और तीनों के तीनों हमने किस कॉम्बिनेशन में दिखा दिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दिखा दिए। तो यहाँ पर हमने R कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 6, 3 9 और 3 12 के 12 कैपेसिटर हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा दी। तो इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम हमने बनाया। यहाँ पर हम देखेंगे जो है Q से R से जो है सारा 6Q आवेश पुनः जो है 2Q के आपस में मिलकर फिर 6Q हो जाएगा। वो आपके जो है माइनस ऋण प्लेट की ओर चला जाएगा। तो यह ऋण प्लेट से जो है प्रत्येक में डिवाइड हो जा रहा है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये डायग्राम को हमने 6Q लेने का उद्देश्य हमारा आप क्लियर हो गया होगा कि 6Q हमने 6Q क्यों लिया आवेश, वो हमने अलग अलग भागों में डिवाइड करा, पुनः हमें लास्ट में 6Q आवेश मिल गया। तो इस प्रकार से हमने इस स्केलेटन को जो है देखा, इसको हमने जो है इजी सर्किट में हमने इस तरीके से बना लिया आसान तरीके से। अब हमारे लिए ये सॉल्व करना आसान है। यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस प्रकार का जो ये डायग्राम हमारे पास अब ये बन चुका है। यहाँ पे जो हमने बताया P से लेके MTO तक, P से लेके MTO तक हमारे 3 कैपेसिटर हैं। तीनों के तीनों हमारे इस कॉम्बिनेशन में जाएंगे समांतर क्रम में। इसी प्रकार से MTO से जो हमारे पास हो गए QNS तक 6 कैपेसिटर लगे, वो 6 के 6 हमारे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। QNS से R तक हमारे पास फिर जो है 3 कैपेसिटर लगे, वो तीनों के तीनों पुनः किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो तीनों के सबके इक्विवेलेंट कैपेसिटर सबका C दिया हुआ है। तो हम इन तीनों को जब हम जोड़ लें, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर ले लें, तो इस बिंदु पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो तीनों का जगह एक ही कैपेसिटर लिया, वहां पर आप देखेंगे इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C प्लस C यानी 3C हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये दूसरे बिंदुओं के बीच का हम देख लें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पे देख लें 6 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं, जब सबका कैपेसिटेंस C है,
सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी 6 टाइम्स हम जोड़ेंगे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका 6C हो जाएगा। तो इसको हमने जो है इस प्रकार से 6C दिखा दिया। इसी प्रकार से R और M QNS के बीच हम देख लेंगे, फिर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका हम देख लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों इनको सबको जोड़ेंगे तो ये जो है 3C हो जाएगा। तो इस प्रकार C प्लस सी 3C हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिंदु P और बिंदु R के बीच हमने जो है इनको जो है इक्विवेलेंट 3 कैपेसिटर में हमने डिवाइड कर लिया, जो हमारे 3C 6C और 3C यहाँ पर हमारे पास आ गए। 3C 6C और 3C P और R के बीच हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि P और R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, 3C 6C और 3C। ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब तीनों के तीनों समांतर क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। अब आसान हो गया, P और R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो P और अतः बिंदुओं P व R के बीच की तुल्य धारिता हम यहाँ पे देख लें, 1/C डैश बराबर आ जाएगा 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। 1/C हमने डैश इसलिए लिया क्योंकि C हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हमने 1/C डैश ले लिया। 1/C डैश बराबर आ जाएगा यहाँ पे हम 6C का जो है यहाँ पे हम एलसीएम ले लें। 6C का एलसीएम आएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 3 6 पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 2 प्लस 1 प्लस 2 ऊपर आ गया, डोमिनेटर में इनको जोड़ ले, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 से जोड़े 5 आ गया, 5/6C। तो 1/C डैश बराबर 5/6C। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 6/5C। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाएगा 6/5C। 5 का डिवाइड करें 6 में तो 1.2C। तो C डैश बराबर है 1.2C। इस प्रकार जो है हम क्या करेंगे, इसका क्यूबिकल स्केलेटन का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो डायगोनल सरफेस में P और R जो दो बिंदु दिए हुए थे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकालना है, देखने में कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसको हमने आसान तरीके से जो है डायग्राम को चेंज किया और तब हमने उसको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारे पास अगर क्यूबिकल स्केलेटन रहेगा तो उसके हमें जो है किस प्रकार से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपने जो है परिपथ में अतिरिक्त तार जुड़े वाले न्यूमेरिकल सीखे कि अगर उसमें अतिरिक्त तार जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा वायर है जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ ब्रांचेज में, उसका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा। एक क्यूबिकल स्केलेटन का हमने जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा। दूसरा इसमें देख लें व्हीट स्टोन परिपथ, ये हमारे पास जो है व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार के परिपथ आपको दिए होंगे व्हीट स्टोन परिपथ, और तब हमें जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो इसको भी आपको समझना है। व्हीट स्टोन इससे अगले वाले चैप्टर में भी आता है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस वाले पार्ट में हमें व्हीट स्टोन के बारे में हम उसको पढ़ेंगे और उस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हीट स्टोन होता क्या है। व्हीट स्टोन सेतु, इसमें हमारे पास ये सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है व्हीट स्टोन सेतु में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3 C4 और बीच में C5। तो यहाँ पर आप देख रहे 5 कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 C5 कैपेसिटेंस के जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं। मध्य में जो है इनके जो है ये आयताकार परिपथ देख लें, इसके बीचों बीच में एक जो है बीच में एक जो है जुड़ा हुआ कैपेसिटर है C5, इस सेतु की तरह कार्य करता है। बीच में हमारे पास एक जो है ज्वाइंट हो गया पॉइंट, जो हमारे पास इसको हम मध्य पॉइंट देख लें E और F। तो यहाँ पर हमारे पास E और इसको हम F ले लेते हैं, तो E से F के बीच में हमारे पास C5 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास A E B F A ये व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है, जिसके मध्य में हमारे पास एक कैपेसिटर जो है C5 कैपेसिटेंस का लगा हुआ है, तो जिसकी धारिता C5 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये परिपथ जो A E F A परिपथ है, ये जो है व्हीट स्टोन सेतु है, इसमें जिसमें जो है मध्य में क्या लगा हुआ है C5 संधारित्र की धारिता का संधारित्र लगा हुआ है। यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, इसमें जो कुछ कंडीशन है इसमें जो देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु में जो मध्य की शाखा है, शाखा जो EF बिंदु आप देख रहे हैं, EF में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके मध्य की जो है दाईं ओर और बाईं ओर धारिताओं के अनुपातों में सममितता होनी चाहिए, यानी सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब जो है हमारे पास इनकी जो बाईं तरफ की धारिता और दाईं तरफ की धारिता आप इस डायग्राम में देखें, C5 जो मध्य E और F के बीच में जो C5 कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी बाईं तरफ आप देखेंगे तो C1 इधर की तरफ है, दाईं तरफ देखेंगे C2 इधर की तरफ है, इधर देखेंगे तो C3 उधर की तरफ C4 है। तो ये सममिति जो है सममिति होनी चाहिए, यानी सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, C1/C2 बराबर C3/C4। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1/C2 बराबर C3/C4। इस प्रकार के
परिपथ में जहां पर 5 कैपेसिटर हमारे पास लगे होंगे और बीच में इस तरीके का जो है कैपेसिटर होगा C5 और उनके बाएं और दाएं ओर की धारिताओं का अनुपात जो है सममिता होगी यानी सिमेट्री होगी, तो तब हम उनको जो है C1/C2 बराबर C3/C4 हो, तो इस प्रकार के परिपथ को हम क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। तब हम उसको जो है किस प्रकार से हल करेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो ये वाली शाखा आप देख रहे होंगे मध्य वाली शाखा है E और F वाले में जो C5 लगा हुआ है, इसमें से हम इस संधारित्र को हटा देते हैं, इस पर कोई भी आवेश का प्रभाव नहीं होता। इसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे भी, इसको कि व्हीटस्टोन सेतु वाले उसमें आएगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता है, यानी धारा इसमें कोई भी प्रवाहित नहीं होती है इस वाली शाखा में, तो ये आवेश का संचय नहीं करता है। तो ये वाली शाखा जो है इसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा, तो EF वाले में जो है कोई आवेश ही जब नहीं जा रहा है यानी वो चार्ज ही नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रभावहीन मान लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा सर्किट में, उसमें से कोई जो है उसको रखो ना रखो कोई बात बराबर है, तो उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया, EF वाली शाखा को जो हमारा C5 था कैपेसिटर, अब हमने उसको हटा लेना है। आप व्हीटस्टोन सेतु को इसको पहचान लेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन जरूर ध्यान रखना है कि जो है बाएं तरफ की धारिताओं का अनुपात दाएं तरफ की धारिताओं का अनुपात में सममितता होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। C1/C2 बराबर C3/C4 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जब ये बीच मध्य वाली शाखा हटा दी, अब हमारे पास C1 और C2 आप देख होंगे श्रेणी क्रम में हो गए। इसी प्रकार से C3 और C4 भी क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो C1 और C2 हमारे पास श्रेणी क्रम में हो गए तथा C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में हो गए। इनका हम तुल्य धारिता देख लें तो माना जो हमने C1 और C2 हमने क्या कर लेना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, तो वो माना C' आता है। इसी प्रकार से C3 और C4 का भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, माना वो C" आता है। तो यहाँ पर हम जो है डायग्राम देख रहे हैं, तो इन दोनों की जगह हमने ऊपर वाला जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने निकाला था उसका इक्विवेलेंट C' निकाल लेना है, नीचे वाले का जो है हमने C" निकाल लेना है। तो अब हम देखेंगे जो बिंदु A और B है हमारे पास, जो जिनके बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु में इस प्रकार के परिपथ दिए होंगे। तब हम देखेंगे जो C' और C" अब लास्ट में किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। तब हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, C बराबर आ जाएगा C' प्लस C'। तब हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इस प्रकार के व्हीटस्टोन सेतु वाले सर्किट डायग्राम को भी आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आप उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम देख लें कि संलग्न चित्र में दिए गए 5 संधारित्र के मान इस प्रकार है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर जो है C1 C2 C3 C4 चारों के मान बराबर दिए हुए 2 माइक्रोफेरेड तथा जो है C5 का मान जो है 5 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है तथा C5 का मान 5 माइक्रोफेरेड दिया। बिंदु P व R के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये परिपथ चित्र यहाँ पे देख रहे हैं। P और R के बीच, P और Q के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो है P और ये जो C1 C2 C3 C4 C5 5 कैपेसिटर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप कहेंगे कि हमने तो जो है दूसरा प्रकार का सर्किट डायग्राम देखा था जो व्हीटस्टोन सेतु बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे जो है P से हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो परिपथ है इसको हम क्या कर लेंगे, व्हीटस्टोन में क्या करेंगे, संधारित्र के दिए गए परिपथ को हम क्या कर लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में परिपथ में क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। सबसे पहले व्हीटस्टोन परिपथ में हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे जो है P से लेकर यहाँ पर हमारे पास जो है R तक, ये जो ऊपर की तरफ वायर जा रही है P से R के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कौन सा है, C1 है। तो वहां पर हमारे पास जो है P से R की ओर एक कैपेसिटर है, उसको हम जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे P से R तक हमने जो है कैपेसिटर दिखा रखा है C1। इसी प्रकार से जो है हम देखेंगे जो है P और R जो है P और R के बीच में हमने एक कैपेसिटर C1 लगा रखा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे P से लेके S तक, तो जो हमारे पास जो है P से लेके S तक, ये जो P से लेके S तक देख रहे हैं, P से लेके R तक तो हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ, ऊपर की तरफ हमने P से R तक एक कैपेसिटर दिखा दिया C1। इसी प्रकार से देख रहे हैं आप P से लेके S तक जो है, P से लेके S तक हमारे पास जो कौन सा कैपेसिटर लगा, P और S के बीच में हमारे पास जो है C3 कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है C3। तो हमने P से S तक जो है यहाँ पे भी देखो C3 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिखा रखा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे R और Q के बीच में, तो R और Q के बीच में आप देखेंगे जो है R और Q के बीच में हमारे पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो C2 लगा हुआ है। तो C2 को हमने जो है यहाँ पे भी देख रहा हूँ नीचे वाले डायग्राम में R और Q के बीच में C2 हमने लगा रखा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे S और Q के बीच में
एस और क्यू के बीच में हमारे पास जो है C4 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमने एस और क्यू के बीच में हमने जो है नीचे डायग्राम में आप देख लेंगे C4 कैपेसिटर हमने इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमने जो है C4 कैपेसिटर दिखा रखा है। अब देखेंगे आप कि जो है हमारे पास R और S के बीच में आप जो है C5 माइक्रोफैरेड देख रहे हो। तो यहाँ पे हम देखो R और S ये हमने जो है ये सेतु का कार्य करता है बीच में, इसको हमने जोड़ दिया R और S। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे जो ये जो डायगोनल वाले में जो हमारे पास लगा हुआ विकर्ण में हमारे पास ये जो है RS शाखा में C5 कैपेसिटर लगा दिया। तो सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है देखो उसका डायग्राम हमारे पास इस तरीके से। अब हमें इसको जो है समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हम इस परिपथ आरेख को इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार का जो डायग्राम दिया होगा परिपथ, उसको हमें सबसे पहले इस प्रकार से हमें चेंज कर लेना है। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे C1, अब ये हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। A जो है हमारे पास ये आ गया PRQS और बीच में हमारे पास RS वाली शाखा है, उसमें हमारे पास ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये 5 कैपेसिटर C1 C2 C3 यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पर जो है RS शाखा जो है मध्य शाखा हो जाएगी। इसकी बाएं तरफ वाले जो है C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के अगर बराबर आता है तो आप देख लेंगे C1/C2 बराबर C3/C4 करेंगे। 2 C1 की वैल्यू 2 है, C2 C3 की वैल्यू भी 2 है। तो C1 C2 C3 सब बराबर 2 है। तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इनमें जो है सिमेट्री आ गई। तो सिमेट्री आने पर हम कहेंगे ये कैसा सेतु हो जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हो जाएगा। तो इसकी जो मध्य शाखा में RS में जो लगा हुआ है संधारित्र C5 वो जो है प्रवाहहीन होगा 5 माइक्रोफेरेड का, उसको हम परिपथ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है C5 को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो हमने ये जो हम कहेंगे प्रवाहहीन है, तो प्रवाहहीन यहाँ पे आप देख रहे हो इस सर्किट डायग्राम में हमने क्या किया, ये जो बीच वाला जो क्या था इसमें बीच वाली शाखा RS शाखा में जो C5 कैपेसिटर लगा उसको हमने क्या किया, हटा दिया वहां से। तो उसका कैपेसिटर हमने यहाँ से हटा दिया है। तो प्रवाहहीन है तो उसको माने न माने मैंने जैसे बताया तो उसको हटा देंगे वहां से। तो अब देख लें तो हमारे पास ये जो C1 और जो है C3 है ये हमारे किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। और नीचे देख रहे होंगे C2 और C4 भी किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो हम उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे हम निकालें तो यहाँ पर हम कहेंगे जब अब C1 व C2 हमारे जो है किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएंगे। तब तुल्यधारिता C1 व C2 हमारे श्रेणी क्रम में, तब तुल्यधारिता 1/C' ले लें। तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/2 प्लस 1/2 करेंगे। 2 दोनों की वैल्यू है, C1 की वैल्यू 2 रख लें, C2 की वैल्यू भी 2 रख लें। 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी जो है C' अतः क्या आ जाएगा, C' बराबर क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हमने जो है C1 और C2 जो हमारे पास जो डायग्राम है ऊपर हमने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उन दोनों के बीच का हमने जो है C1 और C2 की जगह एक धारिता का हमने कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस हमारा 1 माइक्रोफैरेड निकला। नीचे वाला भी देखेंगे आप, वो भी जो है हमारे पास जो है C3 और C4 हमारे जो है किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, C4 हमारे जो है किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो अब हम C1 C3 और C4 कहेंगे कि जो है श्रेणी क्रम है, तब तुल्यधारिता 1/C" ले लें। 1/C" बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 फार्मूले से लगाएं। तो C1 की जगह C2 है, C2 की जगह C4 है। तो C3 प्लस C4 कर लें, दोनों को जोड़ लें। तो C1 की वैल्यू C3 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। सेम है C3 C4 की वैल्यू इक्वल है, दोनों में 4/4 वैल्यू दी है। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2/2, फिर जो है C' की वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं तो C' की वैल्यू भी 1 माइक्रोफैरेड, C' की वैल्यू भी 1 माइक्रोफैरेड। तो हमने आसान तरीके से इसको जो है न्यूमेरिकल को हमने देखा, यहाँ तक हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, दोनों हमने जो है निकाल लिया। तो अब हमारे पास देखेंगे इन दोनों की जगह P और Q के बीच में हमारे पास अब C' और जो है C" जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 कैपेसिटर जो है लगे हुए हैं जो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों समांतर क्रम में, हम इनकी जो है तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगी अब C' प्लस C'। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है अब हमारे पास C' और C" जो है समांतर क्रम संयोजन में, तब तुल्य धारिता यानी हम जो है बिंदु P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना था। तो P और Q के बीच की जो तुल्य धारिता आ जाएगी C बराबर C' प्लस C'।
तो सी डैश की वैल्यू 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर हमारे पास C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश क्या 1 + 1 आप देख लेंगे 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड इस प्रकार के जो है परिपथ का व्हीटस्टोन सेतु अगर हमारे पास इस प्रकार के डायग्राम दिए होंगे, परिपथ दिए होंगे, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें इस प्रकार से निकालना है। तो इस क्वेश्चन से आपने जो है व्हीटस्टोन सेतु वाले डायग्राम को हल करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम देख लें, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे A और B के बीच में हमारे पास 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। और A और B के बीच की जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो आप कहेंगे तो तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, तो इसमें तो बहुत आसान सवाल है ये करना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये सर्किट नहीं दिया हुआ, मैंने तो अभी आपको इतना दिखाया है कि ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखा रखे हैं कि ये 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के जो है कैपेसिटर लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, डायग्राम उन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे एक वायर जो है यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हैं निकल के टच हो रखी है, और एक वायर ये देख रहे हो नीचे से जो अभी आई। तो इस प्रकार से ये 2 वायरें ऊपर से जब इस प्रकार से जुड़ जाए तो तब इस प्रकार का ये है क्वेश्चन की जो है कैसे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस प्रकार के डायग्राम को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख होंगे ये जो डायग्राम है, ये जो परिपथ है, यहाँ पर आप कह ये व्हीटस्टोन की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 4-5 संधारित्र नहीं लगे, C1 C2 C3 C4 नहीं है। ऊपर वाली शाखाओं में देख रहे हो कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा, नीचे वाली शाखाओं में भी कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पहले लग रहे थे कि सीरीज में है कि नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आप देख रहे होंगे बिंदु A से यहाँ से यहाँ तक जो है बिंदु A सेम है, यहाँ पे कोई संधारित्र नहीं है, तो हम बिंदु A यहीं तक मानेंगे। इस प्रकार से देखेंगे ऊपर वाली ब्रांचेज में जो है कोई भी संधारित्र नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक बिंदु A ही माने जाएगा, क्योंकि विभव क्या होगा प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो यहाँ से आप देख रहे यहाँ तक A पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने A पॉइंट ले लिया। उसी प्रकार से B को देखें, यहाँ से यहाँ तक B में जो है कोई जो है कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। इसी प्रकार से नीचे वाली शाखा में भी देख लें तो बिंदु B से जो है नीचे वाली शाखा में भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है विभव समान होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अब बिंदु B मान सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे बिंदु B हो गया, ये ऊपर वाला बिंदु A हो गया। अब देख रहे होंगे आप A और B, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बिंदु जो A और B है उनके बीच कौन सा कितना माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है। उसी प्रकार से देखो B और A, यहाँ पर हम देखेंगे B और A यानी A और B मान लें, तो A और B के बीच भी जो है कितने माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है। उसी प्रकार से A और B, तीसरा देख रहे हैं A और B, वहां पर भी कितना है, 4 माइक्रोफेरेड है। तो A और B 2 ही बिंदु ऐसे हो रहे हैं जिनके बीच 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और तीनों के तीनों जो है क्या हो गए, A और B बिंदु पर लगे हुए हैं, यानी तीनों का एक ही बिंदु है। तो तीनों के कैपेसिटर के देख लें तो हम जो संधारित्र हम कहेंगे प्रत्येक संधारित्र की जो है एक एक प्लेट जो है बिंदु A से, और प्रत्येक संधारित्र की एक एक प्लेट क्या है बिंदु B से जुड़ी हुई है। तो क्या हो जाएंगे हमारे जो हम कहेंगे कि तीनों जो है क्या हो जाएंगे, किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। हमारे पास इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है 3 प्लेटें जो है 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, उनकी जो है क्या हो रही है, तीनों प्लेट जो एक एक प्लेटें जो है क्या बिंदु A से जुड़ी है, और दूसरी प्लेटें क्या बिंदु B से जुड़ गई। तो ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम में। तो हम कहेंगे अतः तीनों बिंदु A और B किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम संयोजन में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे तीनों के तीनों। और समांतर क्रम संयोजन में हमें पता है कि जो है जब वो तीनों समांतर क्रम में होंगे तो उनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी C बराबर क्या हो जाएगी, C1 + C2 + C3 होती है। यहाँ पर हम जो है तीनों को देख लें तो A और B के बीच की जो तुल्य धारिता आ जाएगी हमारे पास C बराबर C1 + C2 + C3। तब हम देखेंगे इनको हम वैल्यू रख लें 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड + 4 माइक्रोफेरेड, 4 3, यहाँ पर हम जोड़ें इनको तो 2 और 3 हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 + 4 9 माइक्रोफेरेड। तो C बराबर 9 माइक्रोफेरेड। तो आज के वीडियो में आपने जो है जटिल परिपथ कॉम्प्लेक्स सर्किट के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा, जिसमें परिपथ अतिरिक्त आर्क से जुड़ा हुआ हो उसका हम कैसे निकालेंगे, क्यूबिकल स्केलेटन उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकालेंगे, या हमारे पास जो है व्हीटस्टोन सेतु वाले जो होंगे ब्रिज होंगे उसके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उस प्रकार के सर्किट डायग्राम। तो विभिन्न प्रकार के सर्किट आपने देखे, परिपथ देखे और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा। तो ये आपके जितने भी डाउट्स थे आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। हम आशा करते हैं आपके लिए ये सारे के सारे जो है हेल्पफुल होंगे, आगे आपके लिए काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।